हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है। सेडेटिव्स नाम से ही हमें पता चल रहा है ऐसी ड्रग्स जो हमारे जो जिनको लेने के बाद हमें कामनेस मिलती है, हमें जो एक्साइटमेंट है या फिर जो हम एक्साइटमेंट में है या हमें जो एंजाइटी में है उसके लिए हमें कामनेस जो है वो इफेक्ट मिलता है और एक्साइटमेंट डिक्रीज होती है। हमारा जो एक्साइटमेंट वो रिड्यूस होता है और हमारी बॉडी फुल रिलैक्स होती है। तो सेडेटिव्स नाम से ही पता चल रहा है सेडेशन होता है, मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी में सेडेशन पैदा करते हैं लेकिन हमारी बॉडी में स्लीप पैदा नहीं करती। हमें इसमें सेडेटिव्स मतलब एक नशे जैसी हालत रहती है लेकिन उसमें हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसी ड्रग जो हमें नींद कॉज नहीं करती, हमें स्लीप कॉज नहीं करती है, लेकिन हमारे एक्साइटमेंट और हमारे जो एंजाइटी है उनको रिड्यूस करती है। तो ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं सेडेटिव्स। ठीक है। अब हिप्नोटिक्स क्या होता है? जब हम सेडेटिव्स का डोज इंक्रीज करते हैं, कभी भी जब ये जो सेडेटिव्स हैं इनका डोज इंक्रीज करते हैं तो हमें जो जो मतलब इफेक्ट मिलता है वो मिलता है हमें कि हमें नॉर्मल स्लीप या आ सकती है। ठीक है। तो हिप्नोटिक्स क्या हुआ कि ऐसी ड्रग्स जो हमें नींद कॉज करती है, साथ साथ हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करती है और हमारे एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती है। या हम किसी वजह से या मेंटल इलनेस की वजह से जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तब जाके हमें हिप्नोटिक्स के इंजेक्शन दे सकते हैं डॉक्टर्स, या फिर हमें ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं हिप्नोटिक्स की जो कि हमें कामनेस प्रोवाइड करेगी एंड हमें स्लीप देगी। ठीक है। तो हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स में यही मेन अंतर है। सेडेटिव्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो हमें नशे की हालत में ले जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी को फुल रिलैक्स कर देते हैं, हमें कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है, उसमें हमारा जो एक्साइटमेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड हिप्नोटिक्स क्या हुए? ऐसी ड्रग्स जो हमारे नींद को कॉज करती है और हमारे पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है और हमारे एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती है। दिस इज अ मेन डिफरेंस कि आप सेडेटिव्स में आपका सेडेशन होगा लेकिन हिप्नोटिक्स में आपको नींद आएगी। सेडेटिव्स में आपको नींद नहीं आएगी, बस आप एक कामनेस आपकी बॉडी में रहेगा, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। ये मेन डेफिनेशन हो गई सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की। फिर हमने स्लीप देखा था। स्लीप क्या क्या होता है? स्लीप जब हमारा जो बॉडी है फुल रिलैक्स हो जाता है और हमारा जो सीएनएस है उसमें कोई भी एक्टिविटीज, मिनिमम एक्टिविटीज रहती है। ठीक है। तब जाके जो मतलब फिनोमेना रहता है हमारा फिजियोलॉजिकल, वो होता है कि हम स्लीप में रहते हैं। ठीक है। तो स्लीप का क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें आपके नोट्स में होगा। स्लीप का क्लासिफिकेशन क्या था? टू टाइप्स की स्लीप होती हैं। एक होती है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसकी स्टेजेस हमने आगे आगे जाके अभी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। दूसरा होता है रैपिड आईज मूवमेंट स्लीप। ठीक है। तो ये जो है ये जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, तो ये दो टाइप की हमारी स्लीप को यहाँ पे क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। ठीक है। अब इंसोमिया क्या होता है? इंसोमिया जो हमारी ये सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो ड्रग्स हैं वो इंसोमिया में मेनली यूज की जाती हैं। इंसोमिया किसी भी वजह से हो सकता है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, टेंशन है किसी भी प्रकार की, या कोई भी मेंटल इलनेस है जिसमें आपका एक सिम्टम अगर इंसोमिया है, मतलब इंसोमिया का मतलब है नींद का ना आना, या आप सो नहीं पा रहे हैं किसी वजह से भी। तो आप टेंशन की वजह से भी हो सकते हैं, एंजाइटी की वजह से भी हो सकते हैं, आपका कोई भी मेंटल साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आ सकती है। ठीक है। तो ये जो है इंसोमिया, जो इनेबिलिटी टू स्लीप, मतलब आप सो नहीं पा रहे हैं, ये जो वर्ड है उसे बोलते हैं इंसोमिया। ठीक है। इसके बाद जो हमारी जो सेडेटिव्स हैं और हिप्नोटिक्स हैं वो मेनली इंसोमिया में दिया जाती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनमें एक सिम्टम्स होता है इंसोमिया। ठीक है। इंसोमिया अपने आप में सिम्टम्स भी है और एक डिसऑर्डर या डिजीज भी है। ठीक है। तो इंसोमिया में इनका मेनली यूज होता है सेडेटिव्स का। सेडेटिव्स हमें एक सेडेशन देंगे हमारी बॉडी को, हिप्नोटिक्स हमारी स्लीप को कॉज करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन देखा हमने, इसमें हमने दो क्लासिफिकेशन, नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब ऐसी स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब बहुत डीप स्लीप होती है, और रैपिड आई मूवमेंट मतलब
मतलब नॉर्मल सुपरफिशियल स्लीप, मतलब आपको तो अगर आप जगाते हैं तो आप नॉर्मल जाग जाते हैं, लेकिन ऐसी स्लीप जो डीप रहती है, आपको बहुत बार जगाने पे भी आपको कुछ भी, आप जाग ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो दो प्रकार की इसमें हमने स्लीप को डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टेज देखी थी। स्टेज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की स्टेज देखी थी, जिसमें जीरो स्टेज जो है, स्टेज 1 2 3 4, 4 तक में डिवाइड किया है इसको। तो जीरो में क्या आएगा कि वो मतलब आपके जागने से सोने तक कंप्लीट जो आपकी डीप स्लीप है, वहां तक उस उनको स्टेज में डिवाइड किया है, उस फिनोमिना को, उस ड्यूरेशन को स्टेज में डिवाइड किया है, आपके लेटने से लेके आपके सोने तक। ठीक है, तो उसमें आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, स्लीप के ड्यूरिंग स्लीप आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बेस पे ये जो स्टेजेस बनाई गई हैं। ठीक है, तो जीरो स्टेज में क्या होगा, आप जस्ट मतलब सोइंग, मतलब लेटेंगे और आप सो सकते हैं। ठीक है, मतलब मे बी आप सो सकते हैं। उसके बाद स्टेज 1 आएगा, जिसमें आपका जो आई मूवमेंट है धीरे धीरे रिड्यूस होगा, आप धीरे धीरे स्लीप की ओर जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आई मूवमेंट आई मूवमेंट रिड्यूस होगा, और आपकी बॉडी मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो स्टेज 1 हुई, स्टेज 0 क्या हुआ, आप जस्ट लेटे और आप मतलब फॉलिंग टू स्लीप, मतलब आप बिल्कुल सोने ही वाले हो। ये वाली होगी हमारी जीरो सुपरफिशियल, जो कुछ सेकंड की ही जो स्टेज रहती है, मतलब ये हमारे जो टोटल स्लीप का कुछ कुछ परसेंटेज कवर करती है, जीरो स्टेज। ठीक है, अब स्टेज 1 जो है, जिसमें हमारा आई मूवमेंट रिड्यूस हो रहा है, ये सब आपका लिखा हुआ है, मैं वही देख के पढ़ा रही हूँ आपको। तो आई मूवमेंट जो है रिड्यूस हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, और हमारा जो टोटल अगर 100% हम मानते हैं, वो ड्यूरेशन जो हम लेटने से लेके हमें कंप्लीट जो डीप स्लीप आ रही है, उसका ड्यूरेशन अगर मानते हैं, तो जो स्टेज 1 है वो 5 to 10% हमारा टोटल स्लीप टाइम, ड्यूरिंग स्लीप टाइम जो है, टोटल स्लीप टाइम कवर करती है। तो हम इसमें क्या होगा, स्टेज 1 में हमारा आई मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा, हमारा बॉडी मसल रिलैक्स होंगी। ठीक है, कंप्लीट रिलैक्स नहीं, लेकिन स्टार्ट हो सकती है रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टेज 2 है, जिसमें क्या होगा कि आपका जो आई मूवमेंट है, सुपरफिशियल था, अब और डीप आपका आई मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होगा कि जो स्टेज 1 है वो बहुत सुपरफिशियल है, आप मतलब सोने वाले हो, लेकिन आप थोड़ा सा अवेक भी हो, आप जागे हुए हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे सेडेशन टाइप का लग रहा है। ठीक है, स्टेज 2 में क्या होगा कि वो स्लीप, सुपरफिशियल स्लीप, जिसमें आपको जगा भी सकते हैं, मतलब आप जागे हुए सोए हो, दोनों के बीच का स्टेज जो रहेगा वो स्टेज 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 3 में क्या आएगा, आप डीपर स्लीप विथ मिनिमम आई मूवमेंट, आप बहुत ज्यादा डीप स्लीप में रहोगे, एज कंपेयर टू स्टेज 4। आप बहुत मतलब उसमें नहीं रहोगे, लेकिन नॉर्मल जो आपका स्लीप रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा आपका, और आप मिनिमम आई मूवमेंट होगा, आपके आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, और इस स्टेज में आपको बहुत इजली उठा नहीं सकते हैं, बहुत इजली आप अराउजेबल नहीं रहेंगे इस स्टेज में। ठीक है, उसके बाद स्टेज 4 बहुत डीप लेवल की स्लीप रहती है, इसमें हमारा मेटाबॉलिज्म जो रहता है बहुत लो रहता है, इसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत हाई रहता है, क्योंकि हमारा जो सीएनएस है फुल रिलैक्स रहता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जो बच्चे, हम बोलते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सोना क्यों चाहिए, या फिर बोलेंगे कि बच्चे की जो नींद है, उनको बहुत बार जब वो डीप स्लीप में रहते हैं, आप कुछ भी करो बच्चों की नींद नहीं खुलती है, जब वो डीप स्लीप में रहते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि जब जैसे बच्चा है, तो अगर वो डीप स्लीप में है, तो इसमें क्या होगा, हमारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है ड्यूरिंग डीप स्लीप। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए बोलते हैं बच्चों को अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, या डीप स्लीप में होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। जब इसलिए हम बच्चों को बहुत कम उठाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा सुलाते हैं, एक नॉर्मल फिनोमेना है, बच्चों को ऑटोमेटिक नींद आती है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। कौन सा हार्मोन, जीएस हार्मोन, जीएस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो उनका डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। ठीक है,
इसके बाद 4 स्टेज में क्या है कि आपको आई मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हमें स्टेज 1 में मिनिमम मिल रहा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ और इसमें कंप्लीट लॉस हो जाएगा, आई मूवमेंट नहीं रहेगा इसमें, हमारी जो मसल्स हैं वो फुल रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी स्टेज हुई, हमारे लाई डाउन से लेके हमारा स्लीप कंप्लीट, इस ड्यूरेशन को डिवाइड किया था 0 to 4 में, जिसमें हमने देखा कि 0 जो है वो मतलब आप जस्ट लेटे हुए हो, और उसके बाद हमारा जो स्टेज 1 है उसमें आई मूवमेंट रिड्यूस हो रहा है, बिगिन टू रिड्यूस, और उसमें सेकंड में हमारा और रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड में आप डीप स्लीप में रहोगे, आपका आई मूवमेंट बहुत मिनिमम रहेगा, फ्लिकर रहेगा और आपको ईजिली नहीं उठा सकते। एंड फोर्थ में क्या रहेगा आपका, आपका डीप लेवल स्लीप, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्लीप डीप रहेगा, आपका जीएस हार्मोन सिक्रीशन होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो रहेगा जब आप डीप में रहोगे, क्योंकि आपको जब आप डीप उसमें स्लीप में हो तो जनरली आपको इतने एनर्जी प्रोडक्शन की जो नीड नहीं रहती है। ठीक है, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत लो रहेगा, आपका आई मूवमेंट कंप्लीट लॉस रहेगा, इसके बाद आपका मसल जो है वो फुल्ली रिलैक्स रहेगी। ठीक है, और अगर आपको स्टेज 4 में अगर आप सो रहे होते हैं और अगर आपको सडन आपको उठाते हैं, तो आप कुछ सेकंड के लिए, जैसे ही आप उठते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको डिसोरिएंटेशन भी हो सकता है। डिसोरिएशन मतलब ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब हुआ कि आप जैसे हम बहुत गहरी नींद में और सडन कोई हमें उठाता है तो कुछ आप उठ तो जाते हो लेकिन आपको कुछ सेकंड के लिए आपको समझ नहीं आता है कि क्या हुआ। तो वही जो मतलब फिनोमेना हमारे साथ होता है उसे बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन मतलब कि आपका 1-2 मिनट तक आप बिल्कुल अराउजेबल तो रहोगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप डिसओरिएंटेड रहोगे कि मतलब सराउंडिंग्स के लिए कि एकदम से क्या हुआ ऐसे करके। तो ये जो है ये फिनोमिना आपको कुछ स्टेज 4 में देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो मतलब स्टेज जो हमारी स्लीप थी, टाइप ऑफ स्लीप, उसमें नॉन रैपिड आइड मूवमेंट में हमारा स्टेज 4 थे। और अब उसके बाद सेकंड जो है हमारा रैपिड आइड मूवमेंट स्लीप, इसमें क्या होगा, ये एसोसिएटेड जो हमारा रैम स्लीप है, इसको शॉर्ट में हम रैम बोल रहे हैं। तो रैम स्लीप जो है हमारा वो एसोसिएटेड किसके साथ रहेगा, मतलब हमारा क्या क्या इसमें सिम्टम्स मिल सकते हैं या फिर ये क्या क्या कॉज करती है। तो हम जब रैम स्लीप में रहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट, जब आपने देखा होगा कुछ लोग जो सोते हुए उनकी आंखें जो हैं वो कंप्लीट ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, तो वो जो स्लीप है वो मतलब उसमें रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में है। ठीक है, टाइप ऑफ स्लीप जिसमें एक में आपको कंप्लीट मूवमेंट नहीं मिलेगा आइज का, और दूसरे में आपकी आंख तो बंद है लेकिन आपका जो अंदर जो कॉर्निया है वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये आएगा रैम स्लीप में। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप ड्रीमिंग कर, आपको सपने आते हैं रैम स्लीप जब आप में रहते हो, एनहांस हार्ट, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप सपने देखते हो तो एकदम वर्चुअल रियलिटी रहती है। एट प्रेजेंट जब आप सपने देखते हो तो आपको लगता है ये बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो आपका हार्ट भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, आपका ब्रीदिंग और ब्रेन एक्टिविटीज भी इंक्रीज हो जाती है। और आप कई बार क्या होता है कि आप ड्रीम को रिकॉल भी कर सकते हो, कई बार नहीं भी कर पाते हो। उसके बाद आपके जो वॉलेंट्री मसल हैं वो रिलैक्स रहती हैं पूरी, और आपकी जो आई मूवमेंट है वो प्रेजेंट रहते हैं, और आई मूवमेंट बहुत ज़्यादा मतलब रैपिड मूवमेंट रहते हैं, जिससे आप ये बोल सकते हैं कि आप अभी रैम स्लीप में हैं। ठीक है, आप किसी को देख के बोल सकते हैं कि आप रैम स्लीप में हैं, आप मतलब कोई सपना देख रहे हैं। आपका हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा, आपका ब्रीदिंग इंक्रीज रहेगा, आपका ब्रेन, क्योंकि आप एक तरीके से अपने बॉडी फंक्शन कर रहे होते हैं जब आप रैम में रहते हैं, आपको कहीं प्रेजेंट होते हैं जब आप ड्रीम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो रैम है, रैम स्लीप और आपका नॉन रैम स्लीप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने इसका ये सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा था कि क्लास इसको जो है दो में डिवाइड किया है क्लासिफिकेशन में, एक बार्बिटूरेट्स थे और उसके बाद बेंजोडाइज़ेपाम थे। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपाम जो है इन दो में इनको डिवाइड किया था। ठीक है, तो बार्बिटूरेट्स को उसके एक्शन के अकॉर्डिंग अगेन 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया था, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमें लॉन्गर इफेक्ट देती हैं, अगर हम उनको लेते हैं तो हमारे जो सेडेशन है या हमारी स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा हमें
टाइम के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये होगी लॉन्ग एक्टिंग। इसमें हमारा जो आता है फिनोबार्बिटोन आता है। ये आपका क्लासिफिकेशन का जो क्या बोलते हैं पिक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। वैसे लिखा हुआ सब आपके पास है, सामने है ना। इसके बाद इसका शॉर्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू उसका ड्यूरेशन कि हमें कैसे इफेक्ट मिल रहे हैं, तो ये शॉर्ट एक्टिंग में आएगा। इसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट बहुत कुछ समय के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए आपको जो अगर जो इफेक्ट आएंगे तो ये मेडिसिन के थ्रू आएंगे, लेकिन इफेक्ट आपके सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स ही रहेंगे। ठीक है, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की जो ड्रग्स हैं वो एक ही हैं, लेकिन आपका जब आप डोज बढ़ाते हो, आप मिनिमम डोज पे देते हो तो आपको सेडेशन होगा, लेकिन जब आप उसका हाई डोज करते हो तो आपको हिप्नोटिक्स वाले सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, हिप्नोटिक्स मतलब आपको नींद आएगी। अगर आप सेडेटिव से आप नॉर्मल आप उसका नॉर्मल ड्रग डोज ले रहे हो तो आपको सेडेशन आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, आपका बॉडी रिलैक्स रहेगा। इंक्रीज करोगे डोज तो आपको वही इन जैसे बार्बिटूरेट्स, अगर आप नॉर्मल उसका डोज ले रहे हो तो आपको सेडेशन होगा, लेकिन आप जब इंक्रीज करते हो इसका डोज तो आपको क्या हिप्नोटिक्स मतलब आपका ये हिप्नोटिक्स और हिप्नोटिक अलग अलग है। ठीक है, वो जो आप मेंटल डिसऑर्डर में पढ़ोगे वो चीज़ अलग है। यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू फार्मा पढ़ना है, तो फार्मा में इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपको स्लीप आएगी और आप फुल रिलैक्स रहोगे, आपकी बॉडी फुल रिलैक्स रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे इसके मेन डिफरेंस हुआ, और इन दोनों की क्लासिफिकेशन सेम है। ठीक है, इसके बाद बार्बिटूरेट्स अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन उनको डिवाइड किया है लॉन्ग, शॉर्ट एंड अल्ट्रा शॉर्ट में। इसके बाद बेंजाडाइजापाइन है, जिसमें हमें हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वल्जेंट। ठीक है, एंटी एंजाइटी हिप्नोटिक्स मतलब सेम ऐसी ड्रग जो हमें नींद देती हैं, नींद की गोली जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसी ड्रग जो हमें नींद देती हैं। तो बेंजाडाइजापाइन को तीन में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू डिजीज। आप कौन सी डिजीज में यूज कर रहे हो, यूज तो उनका एक ही है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करना, आपके एक्साइटमेंट को रिड्यूस करना, आपके जो स्लीप को कॉज करना। ये तीन मेन बेसिक फंक्शन है इन ड्रग्स के। लेकिन एक जो है, जो क्लासिफिकेशन है जो बार्बिटूरेट्स का है, वो उसके ड्यूरेशन, उनका ड्यूरेशन कौन सी ड्रग कितना ज़्यादा लॉन्गर इफेक्ट दे रही है उसको डिवाइड किया है। और दूसरा क्लासिफिकेशन बेंजाडाइजापाइन का, वो क्या है कि आपका कौन सी ड्रग्स, ऐसी ड्रग जो आपके कौन सी डिजीज में यूज हो रही हैं। ठीक है, तो आपका हिप्नोटिक्स नींद की गोलियां हैं, इनको हम शॉर्ट मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ये नींद की गोलियां हैं जो जिसमें आप मतलब ये कंटेंट रहेंगे। आपने कभी नींद की गोली देखी होगी तो देखना नहीं है। ठीक है, तो हिप्नोटिक्स ऐसी गोली जो हमें ऐसी ड्रग्स जो हमें नींद कॉज करती है। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को रिड्यूस करने वाली जो ड्रग्स होंगी वो हमारी एंटी एंजाइटी के अंदर आएंगी। और एंटी कन्वर्जन, कन्वर्जन हमारी कन्वर्जन मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है ना, जिससे हमें फिट आ सकते हैं, हमें मिर्गी आ सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा एपिलेप्सी हो सकता है, कॉज कर सकता है, वो कोई भी रीजन से हो सकता है आपको, है ना। तो ये एंटी कन्वर्जन मतलब हमारे ऐसी ड्रग जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करके हमारी ब्रेन की मसल, हमारी ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिड्यूस कर देती हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है, हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और हम वो कामनेस पूरी प्रेजेंट हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज इनको डिवाइड किया है हिप्नोटिक्स, एंटी एंजाइटी और एंटी कन्वर्जेंट में। और सुपर जो बार्बिटूरेट्स है उसको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मतलब डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद कुछ नॉर्मल अलग से एक न्यू जो अभी आई हैं, एक और क्लासिफिकेशन है, न्यू ड्रग्स आई हैं जिनका जो साइड इफेक्ट है बहुत कम है। साइड इफेक्ट भी इनके, हर ड्रग्स के हम साइड इफेक्ट पढ़ते हैं तो साइड इफेक्ट कम है इनके। तो कुछ नए ड्रग्स जो हैं वो रिसर्च में आए हुए हैं। ठीक है, तो उसका थर्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आया कि कैसे इसको डिवाइड किया है। एक किया है ड्यूरेशन जो बार्बिटूरेट्स का है, एक बेंजाडाइजापाइन जो हमारे इसका जो कौन सी डिजीज में यूज हो रही हैं ड्रग्स उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें हमने देखा, आपके नोट्स में देखिए, उसके बाद आपने लिखा होगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, है ना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये क्या क्या हमारे ये जो मतलब जो ड्रग्स हैं सेडेटिव्स और हिप्नोटिक, ये हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट करती हैं। तो ये हमारा सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा इनका,
ये हमारे बॉडी को एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं। हम अभी अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा, लेकिन जब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख रहे हैं तो हम ओवरऑल सारी ड्रग्स, जो चाहे हमारी एंटी एंजाइटी है, एंटी कन्वर्जेंट है, हमारी हिप्नोटिक है, बार्बिटूरेट्स हैं, हमारा बेंजोडाइजापाइन है, ये सब हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन इनका एक साथ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ये जो ड्रग्स हैं, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, ये हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें एज अ एंटी एंजाइटी ड्रग यूज करते हैं, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में, मतलब आप एक शॉर्ट में लिख सकते हो डिफरेंस क्या है। सेडेटिव्स सेडेशन होगा एंड हिप्नोटिक्स होगा जो स्लीप कॉज करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स ड्रग्स एक ही हैं, अगर आप डोज बढ़ाओगे तो सेडेटिव्स जो है वो हिप्नोटिक की जैसे काम करने लगेगा, मतलब वो हमें और ज़्यादा नशे में पहुंचा सकता है या फिर हमारे नींद को कॉज कर सकता है, हमारी नींद ला सकता है हमें। ठीक है, अगर डोज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स सेम है दोनों की, बस हमें मिनिमम डोज और इंक्रीज डोज करेंगे तो हमें थोड़े से इफेक्ट अच्छे और ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हुआ कि ये एंटी एंजाइटी के जैसे यूज कर सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमें सेडेशन या हिप्नोटिक्स की जैसी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इनको एमनेशिया कॉज कर सकती है ये, मतलब कभी हमें नींद नहीं आ, जैसे हम सेडेटिव्स का डोज अगर ज़्यादा ले लिया तो हमें ये नींद ना आने की वजह भी बन सकते हैं। ठीक है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं जो हम बार बार बता रहे हैं। इसके बाद हम इन्हें एंटी कन्वर्जेंट की जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने मोड ऑफ एक्शन देखा था। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस आपको एंटी एंजाइटी, आपके एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आपकी बॉडी में सेडेशन मतलब स्टार्ट करेंगे, आपकी बॉडी में कामनेस, आपके एक्साइटमेंट को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद आपकी जो कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको, एंटी कन्वर्जेंट, आपकी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करेंगे, तो इनको एज ए एंटी कन्वर्जेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हुए कि हमके क्या क्या एक्शन मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था मोड ऑफ एक्शन या हमारे ड्रग का क्या एक्शन होता है हमारी बॉडी पे। ठीक है, तो जो बेंजोडाइजेपाइन, यहाँ पे हमने एक ड्रग लिया है, हमने बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपाइन दोनों ड्रग क्लासिफिकेशन में पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पेशेंट को बेंजोडाइजेपाइन देते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे गावा ए बेंजोडाइन रिसेप्टर जो हमारे चैनल में ऑलरेडी एक रिसेप्टर, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, हमको पता है कि जो हमारे मेडिसिन है वो जाके हमारे रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और वहां जाके अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो जब हम बेंजोडाइजेपिन की बात करेंगे तो हमारे जो गावा रिसेप्टर हैं उनमें एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है बेंजोडाइजेपाइन का, तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक साइट पे जाके वहां पे बाइंड हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये गावा रिसेप्टर की एक्टिविटीज को या एफिनिटी को रिड्यूस करता है। ठीक है, गावा रिसेप्टर क्या करेंगे, क्या करते हैं हमारी बॉडी में, गावा रिसेप्टर हमारी बॉडी में एक्साइटमेंट या हमारी बॉडी को नेचुरली, हमारी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं पहले तो गावा रिसेप्टर जो होते हैं, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में कामनेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेंजोडाइजेपाइन उसको इंक्रीज करता है, तो ये क्या करेगा, इन्हांस करेगा हमारे, सॉरी हम मैंने अभी रिड्यूस बोला था, ये जो गावा रिसेप्टर है ये हमारी बॉडी में बेंजोडाइजेपाइन से कनेक्ट होके बाइंड होके और उसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देता है, एनहांस करता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज को अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो हमारे कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम चैनल का कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनमें हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। हाइपर पोलराइजेशन मतलब हमारा जो न्यूरॉन है उसको इतना ज़्यादा स्टिमुलेट अगर हम करते हैं कि एक टाइम के बाद वो हमें रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर हमारा न्यूरॉन्स हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमारी मसल भी कॉन्ट्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स हैं वो पास ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन है उसने सिग्नल देना मतलब ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये
सिग्नल को ब्लॉक किया, हाइपर पोलराइजेशन हुआ, तो हमारा जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन है उसमें कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा है, और वो कुछ सेकंड के लिए, मतलब जब तक वहाँ पे जो ड्रग है उसका बाइंडिंग है तब तक के लिए वो वहाँ पे कोई भी सिग्नल या कोई भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होने देता है, जिससे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में नहीं आती हैं। हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं जो हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ है वो रिड्यूस होगी, हमारी मसल्स जो हैं उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो ऑलरेडी रिलैक्सेशन में आएंगी। तो और क्या करता है ये, ओवरऑल हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है। ठीक है, तो ये जाके हमारे जो सीएनएस में गाबा रिसेप्टर या न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो ड्रग्स हैं हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, इसकी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी पूरी जो बॉडी, जो गाबा रिसेप्टर वो प्रमोट करते हैं कामनेस को, तो और ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज इंक्रीज होगी, तो मतलब और ज़्यादा हमें रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, हमारी बॉडी को, तो हमारा पूरा ब्रेन जो है वो इनएक्टिव या रिलैक्स हो जाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि हमको पता है जो हमारा ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपका ब्रेन ही इनएक्टिव है, आपका ब्रेन रिलैक्स है, तो आपकी फुल बॉडी रिलैक्स रहेगी। ठीक है, जिससे आपका इंसोमिया कॉज इंसोमिया ठीक हो सकता है, और आपके बॉडी में रिलैक्सेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मोड ऑफ एक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? समझ आ गया आपको मोड ऑफ एक्शन? इसके बाद वो डायग्राम है जिसमें मैंने दिखाया है कि पहले डायग्राम में क्या होगा कि कैल्शियम चैनल क्लोज्ड है, मतलब रेस्टिंग पोजीशन में है, गाबा रिसेप्टर आया, गाबा रिसेप्टर इनकी एक्टिविटीज इंक्रीज हुई, तो कैल्शियम चैनल निकलना स्टार्ट हुए, और थर्ड में क्या होगा कि आपका जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन, एक टाइम के बाद आपका कैल्शियम चैनल की एंट्री वो हाइपर पोलराइजेशन कर देता है। जब जैसे ही आपकी कैल्शियम चैनल की एंट्री होती है, तो गाबा रिसेप्टर एंड बेंजोडाइज़ेपाइन एंड रिसेप्टर, ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको रिलैक्स कर देगा, आपके ब्रेन के जो नर्व्स हैं, नर्व सेल हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी फुल बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, तो जो गाबा रिसेप्टर है उसका मेन बेसिक काम क्या है, यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन पढ़ रही हूँ जो आप लोग ने लिखी है, मैंने लिखवाई है आपको। GABA is a naturally occurring amino acid that work as a neurotransmitter। GABA क्या है, हमारे लिए एक नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में ही बनता है और ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इन योर ब्रेन, एज नोन एज अ GABA रिसेप्टर। ठीक है, इसका इट प्रोड्यूस अ कामनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है हमारे ब्रेन में, मतलब निकल के हमारे ब्रेन को कामनेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, this can help with feeling of anxiety, stress and fear. It may also help to prevent seizure। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब नेचुरली ये जो गावा रिसेप्टर है ये क्या करता है, हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, फियर को रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये सीजर्स को भी एक हद तक रिड्यूस करता है। लेकिन जब एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, देन आपको बाहर से एक्सटर्नल ड्रग का इस्तेमाल करना रहता है, और देन इनका एक्टिविटीज इंक्रीज करवाते हैं हम, ताकि वो अपना और प्रॉपर अच्छे से फंक्शन दे सकें बॉडी को। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा होप्स तो आपको सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स समझ में आ गया होगा। वैसे ही हमने बेंजोडाइज़ेपाइन का देखा, सेम टू सेम बारबिटूरेट्स का है। बारबिटूरेट्स भी क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटीज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सीएनएस में, लेकिन वो सीएनएस में करते क्या हैं, हमारे न्यूरॉन्स में जो गाबा रिसेप्टर हैं उसको एनहांस कर देते हैं उनकी एक्टिविटीज को, जिससे हमारी पूरी फुल बॉडी जो है, गाबा रिसेप्टर की मेन क्वालिटी क्या है कि वो हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको रिलैक्स करता है। ठीक है, उसका मेन ये फंक्शन है, तो उसके फंक्शन को और बढ़ा देते हैं तो और ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बारबिटूरेट्स और बेंजोडाइज़ेपाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसका क्लासिफिकेशन आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए, बहुत अच्छे से इसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम मसल रिलैक्सेशन देते हैं तो इन बेंजोडाइज़ेपाइन का कहीं ना कहीं यूज़ होता है, आपकी फिजियोथेरेपी में भी इनका यूज़ है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसका रिवीजन हो गया होगा, होप सो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसका बारबिटूरेट्स का मैंने लिखवाया था, सेम है, कुछ नहीं है। ये
इसका लेकिन हमने इसके एडवर्स इफेक्ट देखे थे। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, अगर ये डिप्रेशन में, अगर हमारे फुल बॉडी को रिलैक्स कर रहा है तो ये हमारे पैरालिसिस, सॉरी, ये हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, है ना। तो हमारा ये अगर बहुत ज़्यादा डोज अगर आपने ले लिया तो इसका हाई डोज में क्या होगा, हमारा रेस्पिरेशन फेलियर हो सकता है, हमारा रेस्पिरेशन पैरालिसिस हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट, ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हो डोज तो एक टाइम के बाद आपको एनेस्थीसिया जो लगता है उसका डोज इंक्रीज हो जाएगा आपके एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया हमारी बॉडी में नुकसान भी करता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देता है। तो ये इसके मेन क्या बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारे हार्ट मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर एंड बीपी भी सडन एकदम डाउन हो सकता है ना। तो ये हमारे एच हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर उसको रिड्यूस कर सकता है, हमारे रेस्पिरेशन फेलियर को भी कॉज कर सकता है। इसके बाद हमारे पेन का जो थ्रेशोल्ड है, हमारे पेन के सहने की सहनशीलता जो है वो उसको इंक्रीज कर सकता है। आपको जैसे आपको पेन जो है बहुत मिनिमम रहेगा तो आपको फील नहीं होगा, तो ये हमारा पेन, जो हमारा पेन है थ्रेशोल्ड उसको बढ़ा सकता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में यूफोरिया कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। सेडेटिव तो रहेगा लेकिन यूफोरिया भी रहेगा, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम भी है लेकिन जब आप ये मेडिसिन में रहोगे तो आपको प्रॉब्लम फील ही नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा है। तो ये यूफोरिक कंडीशन भी हो सकती है। कई बार इमरजेंसी में जहाँ आपको एक्शन लेना है लेकिन आप इन ड्रग के अगर इफेक्ट में हो तो आप एक्शन भी नहीं ले सकते, आपका जो ब्रेन है वो इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा बस यही जो मेन साइड, इसमें आपको हाइपोटेंशन भी हो सकता है। हाइपोटेंशन क्यों होगा, आपका जो हार्ट का मसल है मिनिमम जो इफेक्ट आया आपके हार्ट का मसल हार्ट पे, तो आपका इतना हार्ट रेट डिक्रीज हुआ, आपका बीपी डिक्रीज हुआ, तो आपको हाइपोटेंशन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी पूरी एक्टिविटीज जो बॉडी की चल रही हैं उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये इसके मेन साइड इफेक्ट हो गए, मेन साइड इफेक्ट। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट आप एक क्या होता है कि जब आप हाई डोज ले लेते हो तो मैंने एक वर्ड लिखवाया है आपको, अक्यूट बारबिटोरेट पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या हुआ, आपने हाई डोज में ले लिया अगर बारबिटोरेट्स को तो उसकी पॉइजनिंग हो गई, तो उससे क्या होगा, आपका रेस्पिरेशन फेलियर हुआ, आप डिप्रेशन, आपका सीएनएस डिप्रेशन हुआ, आपका जो ब्रेन है डिप्रेस कंप्लीट, उसके बाद आपका बीपी बिल्कुल हाइपोटेंशन में आ गया, मतलब ऑल टोटल आपको कोमा कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो कोमा कंडीशन आपको आ गई तो आपका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है, आपको डाइट अच्छी देनी है, एनल हीमोडायलिसिस करना है। हीमोडायलिसिस से जो ड्रग है जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी और आप उसके इफेक्ट जो हैं बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। तो ये जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटलाइज होके और ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। अगर इन केस अगर आपने बारबिटूरेट्स का डोज ज़्यादा ले लिया है, नींद की गोलियां जो हैं वो ज़्यादा हो गई, तो उसमें क्या होगा, ये कोमा की कंडीशन क्यों आती है, हमारा रेस्पिरेशन फेलियर हो जाता है, हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये हिप्नोटिक्स एंड आपका ये जो सेडेटिव्स हैं ये कंप्लीट हुआ रिवीजन। किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे टाइम हो गया है, मेरी अगली क्लास है और अगली बार ये 4 लोग को मैं मिनिमम 15 हो तो ही मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। समझ आ गया बाकी सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स आप लोगों को।